नमस्कार दोस्तों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं विजयपाल शर्मा 11वीं की हिंदी की कक्षा में आज अंतराल के तीसरे पाठ आवारा मसीहा दिशाहारा, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न है, उस समय कोई वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुँचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आपके विचार से साहित्य के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो जैसा हमने पाठ में पढ़ा था, इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि भागलपुर में शरतचंद की पढ़ाई लिखाई दुर्गाचरण एमई स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास से आरंभ हुई। इसी स्कूल में उसे साहित्य का पहला परिचय प्राप्त हुआ। उसे सीता विनवास, चारुपाठ, सद्भाव सद्गुण और प्रकांड व्याकरण जैसी किताबें पढ़नी थी। इसके लिए यह पढ़ाई यातना के समान थी। इसको पढ़ाने वाले पंडित जी शरत की प्रतिदिन परीक्षा लेते थे। परीक्षा देते समय शरत को पिटना भी पड़ता था। पाठ याद न होने पर मार पड़ने से शरत की आंखों में आंसू आ जाते थे। इस तरह से साहित्य उसके लिए दुखद अनुभव था। इसी बात को ध्यान में रखकर लेखक ने कहा है कि उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अतिरिक्त भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। यह अनुभव उस समय के पढ़ाने के ढंग की वजह से हुआ। हमारे विचार से साहित्य के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य मनोरंजन माना जा सकता है। साहित्य हमारा मनोरंजन करता है। मानसिक रूप से थका हुआ व्यक्ति अच्छा साहित्य पढ़कर आनंद प्राप्त करता है। इसी प्रकार साहित्य का एक और उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना भी है। विभिन्न प्रकार के समाज, घटनाओं इत्यादि के अनुभव साहित्य के द्वारा हमें इनका ज्ञान प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के समाजों का, घटनाओं का और अनुभवों का साहित्य के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। समाज में नया परिवर्तन लाने में भी साहित्य का उपयोग होता है। अतः साहित्य का उद्देश्य क्षेत्र विशेष में परिवर्तन भी हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर हम साहित्य रचकर सम्मान और धन आदि की प्राप्ति कर सकते हैं। अब पाठ का दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के और वर्तमान समय के पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीकों में क्या अंतर और समानताएं हैं। आप पढ़ने पढ़ाने के कौन से तौर तरीकों के पक्ष में हैं और क्यों? तो इसमें आप बताएंगे कि उस समय के पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीकों में कठोर अनुशासन था। इसके साथ बच्चों को पढ़ाने की उम्र केवल पढ़ाई करने का कठोर नियम था। यानी बच्चों की पढ़ाई की उम्र में केवल पढ़ाई करने का ही कठोर नियम था। आज के समय में हमारी शिक्षा पद्धति में सहज अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। पहले पाठ को रट रट कर याद करने पर बल दिया जाता था। शरत की प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी घटनाओं से हमें उस समय की शिक्षा पद्धति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रतिदिन परीक्षा देने का मानसिक कष्ट छात्रों को झेलना पड़ता था। इसलिए साहित्य जैसा रुचिकर विषय भी कष्टकारी हो गया था। इसी तरह घर पर पढ़ाने वाले शिक्षक अघोरनाथ को लेखक ने यमराज का सहोदर बताया है। बालक शरत का विचार था कि विद्या का निवास उसके डंडे में है। यानी जो उनके शिक्षक अघोरनाथ हैं, तो उनको लगता था कि विद्या का निवास अघोरनाथ के डंडे में है। यह मान्यता उस समय के समाज में सभी जगह व्याप्त थी। बच्चों को खेलने कूदने, तैरने, घूमने फिरने इत्यादि बाल सुलभ कार्यों से भी रोका जाता था। आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। आज की शिक्षा पद्धति बच्चों के सर्वांगीण विकास को महत्व देती है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलने कूदने, घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी जाती है।
शारीरिक दंड को अनावश्यक मान लिया गया है। सरकारी स्तर पर दंड देने पर रोक लगा दी गई है। खतरों की संभावना कम करते हुए साहसिक कार्यों के प्रति भी प्रोत्साहित किया जाता है। आज की शिक्षा पद्धति विद्यार्थी केंद्रित है। शिक्षा विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का साधन है। अतः हम पढ़ने पढ़ाने के आज के तौर तरीकों के पक्ष में हैं। आज की शिक्षा पद्धति विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझती है, उसको कठोर बंधन में बांधकर कुंठित नहीं करती है, पढ़ाई के प्रति उसके मन में भ्रम उत्पन्न नहीं करती है, उसके अंदर छिपी योग्यता और प्रतिभा को आगे लाने में सहायक सिद्ध होती है। तीसरा प्रश्न है, पाठ में अनेक अंश बाल सुलभ चंचलताओं, शरारतों को बहुत रोचक ढंग से उजागर करते हैं। आपको कौन सा अंश अच्छा लगा और क्यों? तो इस पाठ आवारा मसीहा में बहुत सारे बाल सुलभ शरारतों का रोचक उल्लेख किया गया है। इन शरारतों में कुछ सकारात्मक शरारतें भी हैं। आज इन शरारतों को शरारतें नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस समय इस प्रकार के कार्य शरारत समझे जाते थे। शरत चंद्र को पशु पक्षी पालने और उपवन लगाने का शौक था। अपने शौक को पूरा करने के लिए उसे सामूहिक सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। घर वालों से छिपकर शरत और घर के बच्चे नाना रंग रूप की तितलियां पकड़कर रखते थे। उनकी देखभाल की जाती थी और इसी तरह घर के आसपास सुंदर उपवन बनाना, उनमें तलैया यानी छोटा तालाब बनाना भी रोचक शरारत है। इस प्रकार की शरारतें अब सृजनात्मक क्रियाकलाप मानी जाती हैं। इस तरह की गतिविधियों से बच्चों में सकारात्मक मानसिक विकास होता है। शरारतें इत्यादि बाल सुलभ क्रियाओं में आज के युग में पुराने समय की अपेक्षा काफी बदलाव आया है। बाल मनोविज्ञान को समझने के पश्चात भी बालक का जीवन सिमटा हुआ है। आज की तेज जिंदगी उसे प्रकृति के निकट लाने का सौभाग्य बच्चे को प्राप्त नहीं हो पाता। पुराने समय में लाख बंधन के बावजूद भी उसका अवसर था। बाल सुलभ शरारतों और क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध हैं, फिर भी सामूहिकता की कमी आई है। बच्चों को आज़ाद नहीं छोड़ा जा रहा है। महानगरीय जीवन में तो बच्चों का जीवन और भी अधिक प्रभावित है। उनके क्रियाकलाप पूर्ण रूप से सीमित और परिवर्तित हो गए हैं। चौथा प्रश्न है, नाना के घर में किन किन बातों का निषेध था? शरत को उन निषिद्ध कार्यों को करना क्यों प्रिय था? तो आप बताएंगे। नाना के घर में शरत के अनेक कार्यों के ऊपर प्रतिबंध था। बच्चों को कठोर निर्देश था कि वे इस प्रकार के काम ना करें। उन कार्यों में घर से बाहर घूमना, पशु पक्षी पालना, उपवन इत्यादि बनाना, बाहर तालाब में नहाना, इन सब के साथ पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली खेलना, गुल्ली डंडा जैसे खेल सम्मिलित थे। इन सबको उस परिवार में निषिद्ध माना जाता था। नियम की अवमानना करने पर कठोर दंड भी झेलना पड़ता था। शरत चंद्र एक स्वाधीन चरित्र का बालक था। वह अनावश्यक बंधन को स्वीकार नहीं करता था। उसके अंदर विद्रोह करने की क्षमता थी। वह हिम्मती था। उसके साथ उसके अंदर तीक्ष्ण बुद्धि, भावुक हृदय भी था। इसी वजह से वह इन निषिद्ध काम को करना चाहता था। आपको शरत और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव में क्या समानताएं नजर आती हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप बताएंगे। शरत के पिता मोतीलाल यायावर यानी घुमक्कड़ प्रकृति के स्वप्नदर्शी व्यक्ति थे। वह कुछ नया रचना चाहते थे। वह किसी जीविका या नौकरी में बंधकर नहीं रह पाए थे। उन्हें कहानी, उपन्यास, नाटक सभी कुछ लिखने का शौक था। वह चित्रकारी भी कर लेते थे। उनकी हस्तलिपि बहुत सुंदर थी। वह स्वाधीन चेतना से संपन्न व्यक्ति थे। वह दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहते थे। लेखक ने एक स्थान पर स्पष्ट किया है कि वे बड़े होकर भी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करते थे, उनकी शरारतों में शामिल होते थे, उन्हें दंड से बचाने का यत्न करते थे। दंड पाकर छूटे बच्चों का स्वागत फूलों की माला से करते थे।
वह स्लेट पेंसिल की मदद से बच्चों को सुंदर अक्षर लिखना सिखाते थे। उनके लिए गंगा स्नान का प्रबंध भी कर देते थे। शरत के स्वभाव में अपने पिता के जैसे अनेक गुण छिपे थे। शरत का सौंदर्य बोध अपने पिता के समान उच्च था। वह भी सुंदर सुंदर लिखता था, उन्हीं की तरह स्वाधीन चेता था। बाद के जीवन में उसकी यायावर प्रकृति यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति का पता हमें पाठ में आए अनेक प्रसंगों से ज्ञात होता है। पुरी तक की यात्रा इसी गुण के कारण कर आता है। अपने पिता के समान उसे भी प्रकृति से प्रेम था। घर से दूर अज्ञात स्थान पर अपना तपोवन बनाने में उसके प्रकृति प्रेम की झलक मिलती है। इसी प्रकार पशु पक्षी पालने और उपवन बनाने का भी उसे शौक था। पढ़ने के गुण भी उसे अपने पिता से मिले थे। उसे अपने पाठ याद नहीं हो पाते थे, अपितु केवल याद करने के साथ साथ पुस्तकालय में रखी सभी किताबों को उसने पढ़ लिया था। इस प्रकार शरत और पिता के स्वभाव की समानता के बहुत से छोटे उदाहरण इस पाठ में मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, क्या अभाव अधूरापन मनुष्य के लिए प्रेरणादायी हो सकता है? उसके बाद तो इसमें आप बता सकते हैं कि अभाव अधूरापन भी मनुष्य के लिए प्रेरणादायी हो सकता है। जीवन में अधिकांशतः हम देखते हैं कि अभाव और अधूरापन होने पर बच्चे अधिक मेहनत से कार्य करते हैं और उन्हें पढ़ाई की और आगे बढ़ने की ललक बन जाती है, जिससे वो अन्य बच्चों के मुकाबले जीवन में आगे निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर वह निश्चय ही मनस्त्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। अघोर बाबू के मित्र की इस टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी कीजिए। तो क्या रोने की स्थिति अधिकांशतः दुख के कारण उत्पन्न होती है? दुख के प्रभाव में कई स्तर हो जाते हैं। दुखी होने पर व्यक्ति बिना आवाज किए भी रो सकता है, जबकि बिना दुखी हुए भी घड़ियाली आंसू बहाया जा सकता है। शरत की संवेदना दृष्टि बाल्यकाल से ही विकसित थी। उसमें अपने परिवेश वातावरण के सूक्ष्म पर्यवेक्षण की भी क्षमता थी। मूलतः साहित्य का आधार संवेदना ही है। ज्ञान जब संवेदना का आधार लेता है तभी साहित्य की उत्पत्ति होती है। दुनिया के प्रथम कविता संवेदनशील पर होने पर ही प्रस्फुटित हुई थी। यानी दुनिया की सबसे पहली कविता संवेदनशील होने पर ही उसका उदय हुआ था। अघोर नाथ के मित्र साहित्य के इस मूलभूत राज को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि जिस बच्चे में संवेदना तथा सूक्ष्म दृष्टि का गुण विकसित है वह निश्चित रूप से मनस्त्व का व्यापार करेगा, वह साहित्य अवश्य रचेगा। समय ने अघोरनाथ के मित्र के अनुमान और संवेदना को सही दिशा के विकास को चिन्हित किया था। शरत के जीवन में उनके जीवन की अनेक घटनाएं और पात्र सजीव उठे हैं। पाठ के आधार पर विवेचना कीजिए। या इसमें दूसरा इसी तरह किताब में प्रश्न दिया गया कि शरत के जीवन की घटनाओं से आपके जीवन की जो भी घटना मेल खाती है उसके बारे में लिखिए। तो आप बताएंगे कि शरत के व्यक्तित्व में सौंदर्य बोध और सूक्ष्मता का बोध कूट कूट कर भरा हुआ था। घर में उपवन बनाना, अपने एकांत के लिए तपोवन बनाना और दलपति के रूप में शरारतों के नए उपाय खोजने में उसके सृजनात्मक प्रतिभा की जानकारी मिलती है। शरत को पढ़ने का शौक था, साथ ही पढ़े को समझने का गुण भी उसमें था। उसमें अपने आसपास के वातावरण के सूक्ष्म पर्यवेक्षण की योग्यता थी। शरत का जीवन अनेक भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरा था। जीवन के कटुतम अनुभव उसके साहित्य सर्जन का आधार बने। उसके साहित्य में इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। शरत की पहली मौलिक कहानी का शीर्षक काशी नगरी था।
और उसने अपने गुरु भाई काशीनाथ के नाम पर वो कहानी लिखी थी। कहानी में यह घर जवाई था। घर जवाई होने का दुख उसने अपने पिता के रूप में नजदीक से अनुभव किया था। उसने अपने बचपन के मित्र धीरू के प्रति अपने प्रगाढ़ मानसिक रिश्ते को शरत ने अपनी कई कृतियों में अमर किया है। पाठ में का लेखक कहता है कि शैशव की इस संगनी को आधार बनाकर शरत ने अपने कई उपन्यास की नायिकाओं का सर्जन किया। देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की राजलक्ष्मी, ये सब धीरू का ही विकसित और विराट रूप हैं। इस तरह से शरत के रचनाओं में आत्मबल की प्रधानता देखी जा सकती है। यह भाव उसके निजी अनुभव भी रहे हैं। नीरू, मृत्युंजय इत्यादि लोगों के आत्मबल में उन्हें अपने चरित्र निर्माण की प्रेरणा मिली थी। इसी प्रकार चरित्रहीन उपन्यास का आधार उसके व्यक्तिगत व्यक्तित्व जीवन के अनुभव से निर्मित होता है। अपने समाज के विभिन्न व्यक्तियों के गुण अवगुणों को सूक्ष्मता के साथ देखने और उन्हें प्रकट करने की अद्भुत क्षमता भी शरत में थी। रचनाकार के अंदर किस संवेदना की आवश्यकता होती है, यह शरत में कूट कूट कर भरा था। स्पष्ट है कि सूक्ष्म पर्यवेक्षण की क्षमता और संवेदना की वजह से उसके जीवन की अनेक घटनाएं और पात्र उसकी रचनाओं में सजीव हो उठते हैं। तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वे भी आप जो है कॉपी में करेंगे, उनको अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि इस पाठ में से प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। आपका दिन